गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कानून व्यवस्था पर सवाल, मचा बवाल की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार कानून व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने धामी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि अब तक सिर्फ 5 दिनों में 3 महिलाओं की हत्या ने यह तो साफ कर दिया है कि राज्य में कानून नाम की कोई चीज बची ही नहीं है, जिसमें देहरादून जिले में ही इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। पहली घटना विकासनगर में एक युवती की निर्मम हत्या, दूसरी घटना ऋषिकेश एम्स में कार्यरत एक महिला के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, और वहीं राजधानी देहरादून के बीचों बीच मच्छी बाजार में 23 वर्षीय युवती की चापड़ से गला रेत कर हत्या। विपक्ष का सवाल यही है कि जब राजधानी में दिन दहाड़े अपराधी खुलेआम महिलाओं की हत्या कर रहे हैं तो प्रदेश के आम महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भला कौन लेगा। आज देहरादून में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पुलिस व्यवस्था लचर है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उत्तराखंड के देहरादून में पिछले 5 दिन के भीतर तीसरी हत्या हुई है, जिसके चलते प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। चरमराई कानून व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस का तो यही मानना है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध ये साबित करते हैं कि धामी सरकार महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 16 फरवरी को लोक भवन का घेराव करने जा रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार में दिन दहाड़ी युवती की हत्या की घटना से पुलिस महकमे के साथ साथ पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त बताया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देहरादून के मुख्य बाजार में युवती की गला काट कर हत्या की गई, उससे प्रदेश की ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। लगातार सिर्फ देहरादून जिले में ही मात्र 5 दिनों के अंदर 3 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके साथ कश्मीरी और एंजल हत्याकांड में भी सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब भाजपा से देते नहीं बन पा रहा है। ये करीब 10 बजे की घटनाक्रम है। युवती जो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार, ये अपने एक परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है, इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मल्लूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित है, और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए, और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से जो युवती व्यवहार किया, जिससे अस्पताल जाते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समस्त थाने में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा प्रकरण क्या था, इस तरह के जघन्य कांड करने के पीछे क्या मंशा रही है। इस सभी चीज के लिए हमारी टीम नजर में ये नया साल उत्तराखंड के लिए बहुत ही बुरा संदेश लेकर आया है, इसलिए क्योंकि हमने देखा 2025 के दिसंबर में एंजिल चकमा की हत्या कर दी गई। उसके बाद जनवरी आते आते यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे तो साफ परिलक्षित हो रहा है कि धामी सरकार का सुशासन सिर्फ पोस्टर और बैनरों की शोभा बढ़ा रहा है, विज्ञापनों की शोभा बढ़ा रहा है। धरातल पर सुशासन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। यहाँ 5 दिन के अंदर 3 युवतियों की जिस तरह से हत्या की गई है, वो भी देहरादून जिले में, जो कि अस्थायी राजधानी है उत्तराखंड की। सारे मंत्री, संतरी, विधायक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब यहाँ विराजते हैं, सारे बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं। उसके बाद भी अगर अपराधियों के मन में जरा भी आपका डर, भय, रसूख नाम की चीज नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में उत्तराखंड को आप ले जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सरकार का संबंध है तो हमारी सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्पित है। विकास सुनियोजित हो, विकास व्यवस्थित हो, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था भी किसी भी हद तक बिगड़े नहीं और किसी को न बिगाड़ने की इजाज़त सरकार देगी। इसके लिए कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो भी सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे तो वो सरकार अपने स्तर पर ले रही है।
हम इस देवभूमि के स्वरूप को खराब नहीं करना चाहते हैं, इसके स्वरूप को बनाए रखना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि इन घटनाओं से साबित हो गया है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जिस तरह राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार जैसे व्यस्ततम इलाके में दंदहाड़ युवती की गला काटकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उसने बीजेपी के जंगल राज की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में भाजपा का मानना है कि विपक्ष सिर्फ झूठ की राजनीति कर आम जनता के बीच भ्रामक प्रचार कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। गंभीर स्थिति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। उत्तराखंड का अंदर इसकी घोर निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करें, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करेंगे। दूसरी बात है कि ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों हो रही है, क्यों इस प्रकार के मर्डर हो रहे हैं, कोई कानून व्यवस्था कहीं रह ही नहीं गई है, किसी में खौफ है ही नहीं कानून का। सब लोग अपने अपने हिसाब से कानून को अपने हाथ में ले रहे, तो ये गंभीर स्थिति हो गई। इसको सरकार को बड़ी कड़ाई से इसका अनुपालन करना चाहिए कानून का, कि कानून बना रहे और इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सके। से भाजपा की सरकार इस प्रदेश में आई है, पिछले 9 साल से लगातार महिलाओं के प्रति जो अपराधीकरण है बढ़े हैं और बड़े अफसोस की बात है, बहुत चिंता का ये विषय है कि पिछले एक हफ्ते में 3 महिलाओं की हत्या देहरादून जिले में हुई, जो कि प्रदेश की राजधानी कही जाती है और जहाँ पे सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। एक बच्ची ने, जो गुंजन ने 3 दिन पहले पुलिस को एक कंप्लेन दी थी कि उसके साथ आकाश इस तरीके की आशंका जताई थी कि इस तरीके की घटना घट सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया या जो कार्रवाई करने में देरी हुई है, उसके चलते एक बच्ची की हत्या हो गई। देखिए, दुखद घटना है और हम जो है परिजनों के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और लगातार जो है पुलिस द्वारा उस युवक के घर पर भी दबिश दी गई थी। शिकायत मिलने के तुरंत बाद उस दुकान पर भी दबिश दी गई थी जहां पर वो काम करता था, लेकिन 2 दिन जो है वो फरार रहा और उसके बाद उसने इस दुखद घटना को अंजाम दे दिया। कांग्रेस जो है कम से कम इस प्रकार की अव्यावहारिक बात ना करे। अपने शासनकाल में कांग्रेस के समय में कानून व्यवस्था की किस प्रकार धज्जियां उड़ती थी वो सब ने देखा है। कुल मिलाकर प्रदेश भर में हो रही हत्याएं, आपसी गुटों में विवाद से हत्या, साथ ही जाति धर्म के आधार पर घटनाएं पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में विपक्ष अंकिता हत्याकांड सहित महिला अपराध पर कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार पर लगातार हमलावर है, जिसमें चौंकाने की बात यह है कि राजधानी जिला देहरादून में ही केवल 5 दिनों में महिलाओं को हत्या को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि अगर जल्द कानून व्यवस्था का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने इस कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तो आने वाले समय में इसके कई गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कमलेश अमन, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में इंदुमान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, साथ ही आशुतोष शर्मा समाज सेवी, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आगे केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से दीपक रावत जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। मौजूद सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इंदुमान जी के साथ कर लेते हैं। इंदु जी, विपक्ष की ओर से लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि महिला अपराध पर कोई लगाम नहीं है। लगातार देहरादून में ही अगर कुछ दिनों के भीतर ही महिलाओं को लेकर जो अपराध सामने आ रहे हैं, 5 दिनों में 3 हत्याओं की बात सामने आई है। कौन जिम्मेदार है इसका? कहां पर लापरवाही बरते जाने की जो चीजें हैं वो आपको नजर आ रही हैं? इंदुमान जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? अनम्यूट कीजिए मैम। इंदुमान जी, आप अनम्यूट करें ताकि, हाँ बोलिए मैम, बोलिए। जी जी कर लिया है जी, गरिमा जी अनम्यूट हो गया है जी। इंदुमान जी, क्या कहना चाहेंगी? लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। 5 दिनों के भीतर 3 हत्याएं। मेरी आवाज आ रही है? हेलो
मैम आपके पास वापस लौटेंगे, आपकी आवाज आवाज आ फिलहाल रही ठीक तरीके से आ नहीं रही है, कुछ नेटवर्क की खामी है। लौटेंगे हम आपके पास में, और मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। कमलेश रमन जी का रुख कर लेंगे, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कमलेश जी, क्या कहना चाहेंगी, कौन जिम्मेदार है, क्या हो रहा है आखिर अपराध रोकने के लिए, कौन से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है राजधानी में। आप सोचिए 5 दिनों में 3 हत्याएं। हाँ बिल्कुल गरिमा जी, देखिए जब इस तरह की कोई घटनाएं होती है वाकई दुखद तो होती है, परिवारजनों को भी तकलीफ होती है, और इसमें जो हमारे आसपास का जो जनमानस है उसको भी कहीं ना कहीं जो है इसमें एक दहशत बनती है। लेकिन हमारा जो पुलिस विभाग है उसने हमेशा जो भी इस समय आपने देखा होगा कि लगातार जो 2-3 ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन पुलिस ने अपना काम बखूबी किया है। और अभी जो मच्छी बाजार वाली घटना है वाकई ये बहुत दुखद घटना है। और आज मुख्यमंत्री जी ने सभी जितने हमारे हाई लेवल के अधिकारी हैं सबके साथ बैठ के जो है उनको सख्ताई से कहा है कि ये इस तरह की जो कानून में जो लचीलापन है इसको आप दुरुस्त करने का काम करें। अगर कोई कंप्लेन कहीं से आती है तो पहले उससे उस पे जो है कार्रवाई करने का काम करें। और गुंजन वाले मामले में भी यही हुआ कि जब गुंजन ने वहां पर रिपोर्ट दर्ज करने का काम किया तो पुलिस ने जो हमारा देहरादून कोतवाली पलटन बाजार में है उन्होंने उसके घर पर भी दबिश दी, और उसके जो जानने वाले लोग थे उनके घरों पर भी दबिश देने का काम किया, लेकिन वो फरार था। पर अचानक उसने तीसरे दिन आकर के उस लड़की की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। देखिए ये मानसिकता है उन लोगों की जो एक साइकोपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें मना कर रहा है तो तुम जबरदस्ती किसी से रिलेशन या अपने संबंध नहीं बना सकते। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने का काम क्या किया, वो खुद जाकर के उसने सरेंडर भी किया है। तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और कानून का वाकई खौफ होना चाहिए। और इस खौफ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है और कानून अपना काम पूरा कर रहा है। कानून का काम भी है कि लोगों की हिफाजत करना, उनको सुरक्षित रखना। और क्योंकि आपने कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो जवाबदेही भी उसकी होगी। और हम इस बात के लिए समझते भी और कहते भी हैं कि जब इस तरह की कोई घटनाएं आसपास कहीं घटती तो मुझे लगता है कि लोगों को भी इसमें सामने आना चाहिए। वो शायद बच्ची बच सकती थी क्योंकि आमने सामने लोग खड़े थे जब उनकी आपस में अरे बहस हो कानून रही का थी। खौफ कितना था, कानून का इस्तेमाल क्यों कम होता जा रहा है, वो अब आप पहले उस पर विचार करिए। बाकी हम और लोग क्या करेंगे, अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाएंगे, वो उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। 5 दिनों में राजधानी में अगर 3 हत्याएं हो जा रही हैं तो आपके प्रदेश में कानून व्यवस्था किस कदर चरमरा गई है, क्या ये कहना गलत नहीं होगा? देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि ये ऐसी पहली घटना नहीं हुई है ऐसी कि जो आज ही हुई है और इसलिए हमारी कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पूर्ववर्ती भी अगर आप कह रही उठा हैं के कानून का देखेंगे तो लचीलापन खत्म हो जाएगा तो ठीक हो मैंने जाएंगी कहा, चीजें। जो मानसिक तरीके के जो रोगी होते हैं, जो लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता चलता किसी के जान जाने से क्या किसी के घर पे फर्क पड़ता है, ऐसे मानसिक रोगियों का ये तो पता नहीं चलता राह चलते कब क्या कर रहे हैं वो। लेकिन इसको रोकने के लिए वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि कठोर कदम उठाने की आवश्यकता और सरकार अब उठा चलिए भी ठीक है, रही लौटेंगे मैम और आपके सरकार पास ने में। हमेशा ये कहा ठीक है, कि लौटते हैं आपके पास में। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से बहुत स्वागत सर आपका। कानून का लचीलापन खत्म हो जाने से क्या ये जो घटनाएं हो रही हैं इतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही हैं राजधानी में, वाकई सवाल नहीं उठता कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? महिला अपराध पर क्या लगाम है? एक तरफ आप महिलाओं को सुरक्षा देने के बड़े बड़े दावे करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तो सुरक्षित कर लीजिए, फिर सशक्त कर लीजिएगा। गरिमा जी, इससे पहले कभी भी यदि किसी स्त्री के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ हो या ऐसी कोई अप्रिय घटना घटी हो और विपक्ष ने जब भी ये बात बोली हो तो हमेशा आपका आरोप लगा है कि राजनीति करते हैं विपक्ष। ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये भारतीय ये हमारी मंशा पे शंका करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पिछले 25 वर्षों में कोई एक हफ्ता ऐसा बता दीजिए जिसमें 3 मर्डर हुए हों और तीनों महिलाओं के हुए हों। भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए 25 वर्षों का इतिहास बता रहा हूँ मैं आपको, इनसे पूछिए। 25 वर्ष हो गए इस प्रदेश को बने हुए, ऐसे एक घटनाक्रम राजधानी का बता दीजिए, राजधानी का, जहां राजधानी के परिक्षेत्र के अंदर 3 महिलाओं के हत्या की गई हो, महिलाओं की। मतलब आप देखिए, विपक्ष कहता है कि ना यहाँ युवाओं का भविष्य सुरक्षित है और ना यहाँ पर हमारी बहनें सुरक्षित है। तो यही सच है। जब जिस खौफ की ये बात कर रही है ना, खौफ होना चाहिए, और ये खौफ उत्पन्न करना गरिमा जी सरकार का दायित्व है, प्रशासन और शासन का दायित्व है। विपक्ष खौफ पैदा करेगा क्या? सत्ता में कौन 10 साल से बैठा हुआ है, कुर्सी में बैठा हुआ है, कौन है? जिस तरीके से अंकिता भंडारी के केस को डिले कराया गया, जिस प्रकार से टाल मटोल किया गया, उसी का ही परिणाम है कि आज
जनता के जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं उन पे कोई लगाव नहीं है, उनको कोई डर नहीं प्रशासन का। आप देखिए ना कि आप किस प्रकार से बेरहमी से हत्या की गई, और ये तो रात की हत्या नहीं है, सुबह 10 बजे हत्या करी गई है। तो आप ये देखिए कि ये इस मानसिकता को जन्म कौन दे रहा है? तो कहां से इनके पास ये बेखौफ हो जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो जाएगा, हम देख लेंगे। सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे ढूंढ रही है, अपनाती हुई दिखती है, तो इसी तरह की जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर साहस उत्पन्न होता है, और उसी का परिणाम आज ये प्रदेश है भुगत रहा है। और विशेष रूप से हमने हमेशा कहा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सब मुख्यमंत्री कहते हैं, तमाम अलग अलग जगहों में हमने कहा इस क्षेत्र में हम प्रदेश नंबर 1 है। तो गरिमा जी, हमने कहा महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में भी ये प्रदेश नंबर 1 है, और आज इसके आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी ये हमारे लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माओ के लिए समस्या बनी हुई है। हम अपने घरों में भी अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक हफ्ता, मतलब आप से महीने में होता था ये, कभी उत्तराखंड में कभी कोई हत्या होती थी, खासतौर पर देहरादून में, तो महीनों में होती थी। अगर अभी अरुण जी आएगा, अरुण जी बता देंगे आपको, कभी महीनों में अगर किसी की हत्या होगी तो हो गई, मेरा हफ्ते में 3 हत्याएं हो गई है, अब महीनों की हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति क्या रही है कि ऐसी प्रवृत्ति के लोग खौफ नहीं रहने चाहिए। सरकार अपना इकबाल खो चुकी है जनता के बीच, और यहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ चुका है जो पोषित और शोषित किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। 3 में से 1 में तो इन्हीं का नेता है, 3 में से 1 में, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो आप ये देखिएगा, जब सरकार ही संयुक्त हो, सरकार के नेता, सरकार के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही संयुक्त हो, तो आप किसको रोकेंगे? ठीक है, यानी जनता के बीच अब असुरक्षा का भाव उत्पन्न होने लगेगा अगर इस तरीके की बढ़ती घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी। ठीक है सर, चलिए लौटते हैं आपके पास में। आशुतोष शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, समाज सेवी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आशुतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का हल्ला बोल वाकई सियासी फायदे के लिए है या फिर वर्तमान में लगातार बढ़ रही घटनाओं के लिए? राजधानी में इस कदर होते अपराध, सवाल तो उठेंगे। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट करिए पहले, फिर बोलिए। आशुतोष जी, आप अनम्यूट करें ताकि हम आपको सुन पाएं, अभी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अपराध जो है पूरे समाज के विरुद्ध होता है, और कानून व्यवस्था का जो प्रश्न है ये अपने आप में जो है पूरे देहरादून के अंदर विगत 1 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई है, ये कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी है। दूसरा जो है कि कानून का उल्लंघन तो चलो एक तरह से लगभग होने की उम्मीद होती है कि हो भी जाता है, मगर आप देखिए व्यवस्था, क्योंकि पूरे समाज के विरुद्ध लगातार कहते हैं कि ये घटनाएं हो रही हैं, और 3 महिलाओं की हत्या अपने आप में बहुत बड़ा जो है एक तरह से कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह है। तो इसका विषय, क्योंकि जो राज्य सूची का एक ये सब्जेक्ट भी है कानून व्यवस्था का, इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए था, और अगर पहले शिकायतें गई हैं उस पर प्रशासन द्वारा या जो पुलिस प्राधिकारी द्वारा ध्यान न दिया जाना कहीं ना कहीं जो है ये दिखाता है कि लापरवाही हुई है, और इसकी लापरवाही का खामियाजा जो है इन जो महिलाएं जो अब जिनका जीवन जा चुका है भी हुआ, और उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। मगर अभी भी अगर सबक ले सरकार, और कायदे में कानून तो बने हुए हैं मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन और सही तरह से जो है, क्योंकि सबक लेना बहुत जरूरी है। आप निर्भया कांड से ले लीजिए, जो निर्भया का हुआ, फिर हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, ये प्रकरण आज भी चल रहा है, और सीबीआई जांच की मांग भी इसमें अभी हुई है, तो अभी सीबीआई इसमें आगे जांच वगैरह करेगी। मगर उसके बाद ऐसी चीजें जो अपराध जो है रुकना चाहिए था, रुकने की जगह अपराध इतनी गति से बढ़ रहा है, तो ये लोगों की कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, और इस पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है। समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि इस तरह के एक स्वस्थ वातावरण या समाज में एक ऐसा वातावरण हो कि अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना कम से कम बने। मगर मैं कह रहा हूँ पूर्णतः अपराध समाप्त तो संभव नहीं है, क्योंकि जो एक तरह से सोच में, विचार में इस तरह से रहता है, मगर इसको कम करने का जो है प्रशासन का दायित्व है, और उसे करना चाहिए, और समुदाय
को भी इससे सजग होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं होने का मूल कारण क्या है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ विषय है। सोशल जस्टिस और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर अंतोगत्वा जो है महिला सुरक्षा पे ध्यान उस हिसाब से नहीं दिया गया। चलिए लौटते हैं आपके पास में सर। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। अरुण जी क्या कहेंगे, आखिर देहरादून में इस तरीके की घटनाओं का सामने आना पुलिस को कमजोर मान लें, या पुलिस के खौफ को कमजोर मान लें, या अपराधियों के हौसले बुलंद मान लें, कुल मिलाकर सवाल उठना लाजमी है। ठीक है ये भी देखिए, ना तो मुझे लगता है कि पुलिस का खौफ कम हुआ है और ना पुलिस की कार्यप्रणाली में कोई कमी आई है, लेकिन हत्याएं एक प्रश्न चिन्ह तो लगाती ही हैं, और खासकर महिलाओं की हत्या होना, एक के बाद एक हत्या होना, चाहे वो ऋषिकेश में हो या देहरादून में हो, हत्या तो हत्या है। और देखिए उसके बाद तमाम जांच होती है, उसके बाद अपराधी पकड़ में भी आते हैं, वो जेल भी चले जाते हैं, उसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें सजा भी होती है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाज में गिरावट आई है, और जो समाज के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी अपने आसपास के वातावरण को ठीक करने की, मुझे लगता है उसमें कमी आई है। और यह भी सही है कि कांग्रेस अगर इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है तो उन्हें लगाना भी चाहिए, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है, उनका काम है कि अगर इस तरह की कोई घटना दुर्घटना हो तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो उन्होंने विरोध किया है, और राजभवन गिराव भी करने जाने हैं, तो वो ठीक है, वो उनका कदम ठीक है मुझे लगता है। और वो प्रमुख विपक्षी दल का काम भी सरकार को सजग करना होता है। सरकार को बार बार ये कहने पे मजबूर करना पड़ता है, करने पे मजबूर करना पड़ता है कि वो अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, और वो ही काम कर रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर गरिमा, ये बहुत चिंताजनक बात है, ये आसानी से पचाने वाली बात नहीं है कि एक हफ्ते में 3 हत्याएं हो जाए। और मुझे तो वो ऋषिकेश की घटना याद है कि किस तरह व्यक्ति ने जाली के दरवाजे के बाहर से गोली मार दी, जाली के बीच में से। और बताइए किस तरह का दुस्साहस है कि अगर उस महिला ने उस आदमी के प्रेम प्रसंग को स्वीकार नहीं किया तो पहले वो उसके पिता को धमकी देता है, उसके बाद उसे मार देता है। ये बड़ी खौफनाक बात है, अच्छी बात नहीं है। और खासकर हम कह रहे हैं कि हम विकासशील समाज का हिस्सा हैं, और हम तमाम चीजों में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों में पीछे भी हुए हैं अपराध के मामले में। अभी आप देखिए वो थोड़े दिन पहले ही वो जो किसान ने आत्महत्या की थी रुद्रपुर में होटल के अंदर, उसने वीडियो जारी करके तमाम लोगों पे आरोप लगाए थे, उसकी भी जांच चल रही है। अब उनको क्या सजा होगी, कैसे होगी, वो भी एक विचारणीय विषय है, समय आने पे हम लोगों को पता लगेगा। लेकिन वो किसान खुद में हिस्ट्री सीटर था काशीपुर थाने का, और मेरे ख्याल से इंदु मान जी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अब हिस्ट्री सीटर व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है और उसके बाद 26 लोगों पर आरोप लगाता है, तो ये बड़ा अद्भुत मामला है कि एक उसने तमाम जगह अपनी फरियाद लगाई, उसकी फरियाद पर काम नहीं हुआ तो मजबूर हुआ आत्महत्या करने के लिए। वरना अगर आप किसी अपराधी से ये अपेक्षा करें कि वो आत्महत्या कर लेगा, मुझे लगता है वो भी उचित नहीं है। अगर हम किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से पूछें तो वो भी उचित नहीं है, आखिर उसको मजबूर होना पड़ा आत्महत्या करने के लिए। उसी तरह अगर ये देहरादून की 3 घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं तो ये एक चिंता करने वाली बात है एक सभ्य समाज के लिए। और सभ्य समाज को, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह के अपराधों के विरुद्ध सामने आना पड़ेगा। जी गरिमा। ठीक है सर, इंदुमान जी के पास चलेंगे और मेहमानों को अपनी चर्चा में जोड़ते चलेंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। इंदुमान जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। इंदुमान जी क्या कहना चाहेंगी? कमलेश जी को आपने सुना, पहले आपसे सवाल किया था लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। लगातार जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, कहां पर लापरवाही हो रही है? पुलिस क्या कमजोर हो गई? प्रशासन कमजोर हो गया? इंदुमान जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? इंदुमान जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, माफी चाहेंगे। उनको फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कमलेश शर्मा जी, आपने बाकी प्रवक्ताओं को सुन लिया। अरुण शर्मा जी ने काफी अहम बातें कही, पत्रकार हैं, क्या कहेंगे मैम? कैसे आखिर प्रदेश की स्थिति सुधरेगी? कैसे माना जाए कि ये जो बढ़ती घटनाएं हैं इन पर लगाम लगेगी? पुलिस क्या ठोस कदम उठाएगी? बिल्कुल गरिमा जी, देखिए हमारे जो तीनों पैनलिस्ट बैठे हैं और उन्होंने जो बात करी है, ये मैं उससे कोई अलग नहीं हूँ। मैं भी इसी प्रदेश का हिस्सा हूँ और इसी राजधानी में रहती हूँ। मच्छी बाजार हमारे आवास से ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर ही है। तो इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा और मैं सहमत भी करती हूँ इस बात से। और जो आज मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है, सभी पुलिस वालों को, मुझे लगता है कि जो हमारे हाई लेवल पे अधिकारी हैं उन सबको सख्ताई से उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो प्रकरण होते हैं, जब कोई रिपोर्ट आपके पास आती है तो आपको तुरंत उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप ये इंतजार क्यों करते हैं कि भाई वो मिला नहीं है या है नहीं या कोई अधिकारी आपको आदेश देगा? देखिए अभी जैसे अरुण भाई ने भी कहा था कि पुलिस हमारी कमजोर नहीं है, पुलिस तो बहुत मजबूत है। बस उस व्यक्ति की जो सोच है, जिसकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है और वो ये सोचता ही नहीं है कि समाज में खौफ पैदा करने के लिए वो गलत तरीके से किसी का भी मर्डर कर दे या कहीं रास्ते पर राह चलते किसी के साथ छेड़छाड़ कर दे। तो मुझे लगता है कि इस पर कम से कम और कठोरता के साथ में हमारी पुलिस प्रशासन को काम करने की आवश्यकता है। जब हम एक चोर पकड़ सकते हैं, अगर हम पकड़ने पे आते हैं तो हम 24 घंटे में उस मर्डरिस्ट को भी पकड़ सकते हैं, जो डाका डालता है उसको भी पकड़ लेते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाकई एक पुलिस महकमे को तो अपने अंदर लानी ही चाहिए और काफी चीजों को उसमें सुधार भी करना चाहिए, क्योंकि कोतवाली बिल्कुल पलटन बाजार में है हमारे यहाँ। और पलटन बाजार में क्योंकि बाजार का हमारा पूरा आवाजाही है लोगों की, तो यहाँ पर तो उनको और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जिस तरीके से हमारी उस गुंजन की मृत्यु हुई है या उसको उसने मारा है अपनी गंदी सोच के कारण, क्योंकि वो एक शादीशुदा लड़का था, उसका एक बच्चा भी था। जब उस लड़की को पता चला तो उसने शायद मना कर दिया उसको, जो भी उनका आपस में पहले से रिलेशन रहा होगा चोरी छुपे से। तो ऐसे लोगों की मानसिकता हमें ये समझ में नहीं आती कि ऐसे लोगों को किस तरीके से, किस पैरामीटर से तोल के देखा जाए, किस पैरामीटर से उसका जो है ब्रेन स्कैन किया जाए कि हाँ भाई ये व्यक्ति इस तरीके का है। ये कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा लगता है कि जब ये समाज में निकलते हैं तो गंदा करने का काम करते हैं समाज को। इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे कानून को और सख्त होना जरूरत है। और जो हमारा विपक्ष है, जब हम ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं, पुलिस प्रशासन जब किसी को पकड़ के लाता है किसी भी तरीके से, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को वहां पर आके साथ देना चाहिए, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो। जब तक जांच पूरी ना हो जाए तो इसमें सहयोग भी करना चाहिए और हमें बताना भी चाहिए कि किस तरीके से पुलिस विभाग, क्योंकि हमेशा समय समय पर पुलिस विभाग जो है लोगों के बीच में प्रशिक्षण भी देने का काम करता है और अवेयरनेस फैलाने का काम भी करता है, लोगों को जागरूक करता है कि भाई आपके आसपास के कुछ इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं उनको बताने का काम करें या चिन्हित करने का काम करे। क्योंकि ये लड़का तो बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसका होगा मुश्किल से ज्यादा 27-28 साल का लड़का होगा। इसकी 2-3 साल का इसका बेटा है, इसकी पत्नी है और माता। और जब सबसे बड़ा नशेड़ी है वो नशा है, उसका एक भाई नशा मुक्ति केंद्र में है। तो अब आप बताओ गरिमा जी कि ऐसे व्यक्ति की मानसिकता को कैसे आदमी सोच सकता है कि बात सिर्फ एक इंडिविजुअल केस की थोड़ी हो रही है, आप बार बार उसी केस पर आकर अटक रही हैं। बात सिर्फ एक मामले की नहीं है, बात कानून व्यवस्था की है, किसी एक इंडिविजुअल मामले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है कमलेश जी, लौटेंगे आपके पास। इंदुमान जी, आप सुन पा रही हैं क्या? क्या कहेंगी मैम लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर? कमलेश जी रुक जाइए, लौटेंगे, इंदुमान जी को सुन लेते हैं, बहुत देरी से वो जुड़ पाई हैं। बोलिए मैम। इंदुमान जी, आवाज आ रही है आपको? कुछ गड़बड़ है आज इंदुमान जी के ऑडियो में शायद। इंदुमान जी माफी चाहेंगे, आपकी आवाज बार बार नहीं आ पा रही है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, सर क्या कहेंगे? आज विपक्ष का पक्ष नहीं आ पाया डिबेट में। अरुण जी।
मुझे लगता है ट्राई करिए प्लीज बाकी के लोग खुद को म्यूट रखें ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। अरुण जी आप बोलिए। आज फ्रेमिंग में भी दिक्कत हो रही थी बार बार, तो हाँ, वो लग बिल्कुल, रहा उसको था ठीक कि आज कराते कोई हैं। टेक्निकल दिक्कत है। देखिए, हत्याएं किसी भी सभ्य समाज के लिए हाँ उचित नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल। चाहे किसी की वो पीछे से आवाज ठीक आ है, रही है इंदु गरिमा, मान जी बहुत को हटा ज्यादा दीजिए प्लीज, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको ठीक कराती हूँ। ठीक है बोलिए मैम। अरे अरुण जी आप बोलिए सर। हाँ हाँ वही। तो मैं यही कह रहा था कि किसी भी सभ्य समाज में हत्या को किसी भी एंगल से उचित नहीं ठहराया जा सकता। हत्याएं हुई, सबके सामने हुई, तो अब पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है। और दूसरी बात यह है कि उनको इतनी कड़ी सजा दिलवाना है कि जो समाज के सामने नजीर बन सके। और गरिमा, मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा, हालांकि मानवाधिकार जो के लोग हैं वो इस पर आपत्ति करते हैं। हमने पहले देखा था कि पुलिस दुर्दांत जो अपराधी होते थे इस तरह के, उनका कहीं ना कहीं एनकाउंटर करती थी। और हमने ये देखा है कि जब भी कोई एनकाउंटर होता था उसके बाद 3 महीने 6 महीने बिल्कुल अपराध के मामले में शांति होती थी। लेकिन चूंकि कोर्ट और मानवाधिकार का इतना ज्यादा दखल हो गया है कि अब वो एनकाउंटर नहीं होते। अगर आप तमाम देखें, रोज यूपी में हम देखते हैं कि किसी न किसी मामले में अपराधियों से मुठभेड़ और उनके पैर में गोली लगती है। अब अपराधी मारे नहीं जाते, क्योंकि कई ऐसे मामले हुए जिसमें पहले से ही लोगों ने आशंका जता दी थी कि इसमें ये अपराधी मारा जाएगा, और हुआ यही। कहीं जीप पलट जाती थी, कहीं एक्सीडेंट हो जाता था, तो वो तमाम चीजें होती थी। लेकिन हम लोगों के जो लंबा कैरियर है पत्रकारिता का, क्योंकि हमने क्राइम भी कवर किए, सोशल इशू भी कवर किए, कल्चरल भी कवर किए, तो हम पहले ये देखते थे कि कहीं ना कहीं जब एनकाउंटर होते थे तो 3 महीने से 6 महीने तक बिल्कुल शांति होती थी, कहीं नहीं होता था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी डरते हैं। अगर हमारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, तमाम लोग देहरादून ऋषिकेश से संबंधित है, आप देखिए रणवीर हत्याकांड हुआ, किस तरह पुलिस के लोगों को कितना लंबे समय से वो मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं, और कई लोगों को उसमें सजा हुई। उसी तरह ऋषिकेश में एक महिला की मौत हो गई थी पुलिस की गोली लगने से। तो यहां एक मुंशी थे पुलिस के, जगदीश, उनका तो पूरी जिंदगी जेल में ही कट गई। तो ये स्थिति, जबकि पता लगा था कि वो शराब तस्करी में लिप्त थी। तो ये सारी चीजें हैं कि जब तक पुलिस अपराधियों के सामने कोई नजीर पेश नहीं करेगी, तब तक अपराधियों के हौसले बढ़ते रहेंगे और पुलिस को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि हालांकि भले ही उत्तराखंड की पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाए, लेकिन अपराधियों से मित्रता किसी भी शर्त पे नहीं हो सकती। तो उनको कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा, और वो ठीक करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, प्रशासन की है। और प्रशासन की जिम्मेदारी इसलिए है कि वो पुलिस को सपोर्ट करे। और इसी हत्याकांड में एक चौकी इंचार्ज, जो मच्छी बाजार का हत्याकांड हुआ है, वो चापड़ से जिसकी हत्या हुई है लड़की की, उसमें चौकी इंचार्ज वो सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उस चौकी इंचार्ज ने उस लड़की की रिपोर्ट को संज्ञान नहीं लिया। तो अब ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। अपने विभाग की जो चूड़ियां हैं वो भी टाइट करनी पड़ेगी, और अपराधियों को ढंग से इस तरह के अपराध की सजा दिलानी पड़ेगी जो समाज के सामने नजीर पेश हो। ठीक है सर, जी गरिमा। चलिए लौटते हैं आपके पास में। इंदु मान जी, मैम सुन पा रहे हैं क्या आप? जी 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 ठीक है मैम, क्या कहना चाहेंगे इस वर्तमान हालातों को लेकर? देखिए, सबसे गंभीर समस्या इन सारी घटनाओं में ये है कि 2 केस जो है वो थोड़े ब्लाइंड है, लेकिन एक में मोबाइल बंद है, वो 2 दिन से घर पर नहीं थे। लेकिन अगर उसको जैसे ही उस लड़की ने सूचना दी थी कि मुझे खतरा है,
तो अगर ट्रैक किया जाता, शायद आकाश उस लड़के का नाम था, उसको ट्रैक अगर पुलिस करती तो ऐसा हो नहीं सकता था कि वो खुलेआम आके इस तरह से चॉपर से गर्दन उड़ा देता सबके बीच में। तो ये संदेश तो देखिए पूरे प्रदेश में ऑलरेडी बहुत ही खराब महिलाओं के अंदर जा चुका है। महिलाओं के अंदर एक डर ऐसा बैठा हुआ है कि 3 घटनाएं ये घटी। इससे पहले यहाँ उधम सिंह, हेलो जी बोलिए आप। हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी, देखिए उससे पहले यहाँ पे उधम सिंह नगर में रुद्रपुर से वो लड़की सर्विस करने जा रही थी और उसको कुछ लोगों ने लिफ्ट दी और उसको रेप करके छोड़ दिया गया। फिर वो कंप्लेंट होती है वहां पर। तो ये मतलब जो अपराधियों की मानसिकता है, दिन पर दिन किस तरह की मानसिकता हुए जा रही, कितने हौसले इनके बुलंद है कि उस ऋषिकेश की नर्स को खुले, अगर कोई महिला उनकी बात को नहीं मानती है तो सीधा उसको गोली मार दी जाए या गर्दन काट दी जाए या हंसिए से मार दिया जाए। तीसरा जो है वो जो भाई बहन, चचेरे भाई बहन जिसको ले जाकर वो डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहे हैं और उसको किस तरह से बिल्कुल नाक कान हाथ काट के, मतलब बाय प्लान मर्डर हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी जो घटनाएं घटी हैं हमारे प्रदेश में उसमें किस तरह से, और मैं फिर से कहना पड़ेगा कि जो अंकिता भंडारी केस है उसमें जो भाजपा के नेता लिप्त पाए जाते हैं और उन पर कार्रवाई पूरी तरह से नहीं की जाती है, अच्छी तरह से नहीं की जाती है, उसको आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है, तो क्या संदेश उन अपराधी और ये जो विकृत मानसिकता के युवा हैं उनके अंदर जो एक इम्प्रेशन पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि हम कभी भी कुछ भी कर जा सकते हैं और हमारे खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। इतना बड़ा कांड अभी हमारे पड़ोस में, ये सुखवंत किसान ने जो सुसाइड किया है, क्या वो लिख कर गया है, क्या पूरे प्रदेश को नहीं मालूम है? और लिखने 70 प्लेसेस, 70 जगह उसने अपनी जो मानसिक पीड़ा थी उसको 70 जगह भेजा था। लेकिन 70 जगह भेजने के बाद भी अंत में वो कहता है कि मेरे शरीर के, तो एक जो इम्प्रेशन पड़ा हुआ है पुलिस का और जो प्रशासनिक कार्यशैली है उसका, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको हम बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते। बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंतनीय है। अब घटनाएं इतनी घट गई हैं तब मुख्यमंत्री जी बुलाकर एक मीटिंग कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को आदेश निर्देश दे रहे हैं। लेकिन एक संदेश, और आप बड़े आराम से, मैं सुनती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदि क्या बोल देते हैं कि क्या ये घटनाएं पहले नहीं होती थी। अरे भाई, पहले इस तरह की घटनाएं इतनी गंभीर कभी नहीं होती थी, चलिए हम मानते भी हैं। तो इस तरह के खौफ, इस तरह के अपराधियों की मानसिक जो इतने विकृत मानसिकता के युवा नहीं थे। अब तो ये हालत हो गई है कि बिल्कुल डर, देखिए जहां डर होना चाहिए वहां डर नहीं है। ठीक है, पुलिस का ये होना चाहिए कि जो दोषी और अपराधी मानसिकता के लोग हैं उनके अंदर डर होना चाहिए कि कहीं हम पर कार्यशैली ना हो जाए। बाकी जो आम जनता है उनके अंदर एक शांति और सुरक्षा की भावना होना चाहिए कि वी आर हैप्पी, हम खुश हैं कि हमारे चारों तरफ जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो कुछ गलत हुआ तो सही से कार्य करेगी। लेकिन वो भी नहीं है। तो आज पूरा का पूरा प्रदेश एक डर के माहौल में जी रहा है। ठीक है, चलिए, तो बहुत गंभीरता से इसको सरकार को लेना चाहिए, मैं ये कहूँ। चलिए मैम, लौटते हैं आपके पास में। दीपक रावत जी, जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को पूरी तरीके से फेल फिलहाल प्रशासन को बताया कांग्रेस ने। हाँ जी, अंकिता भंडारी केस में सीबीआई किसको ढूंढ रही है? वीआईपी को। वीआईपी कौन है? सत्ता पक्ष का, चाहे हो ना हो, लेकिन आज की डेट में सीबीआई जांच हो रही है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप देखिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ऐसी कृत्यों में लिप्त पाए जाएंगे तो हम इसको क्या समझे? हम इसको यही तो समझेंगे कि आपके कार्यकर्ता अब जो है मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं, या सत्ता का जो घमंड है वो उनके मानसिकता पर ग्रहण कर चुका है। मैं अप्रोच रूप से और ये लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम और उसमें संलिप्तता पाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की या उनके कार्यकर्ताओं की, तब प्रश्न से उठ रहा है। डर का जो माहौल होना चाहिए था, निश्चित रूप से आप देखिए पिछले 1 महीने से हमारा उत्तराखंड अलग अलग कारणों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सुखवंत सिंह का मामला हो, उसमें जांच सारे पुलिस अधिकारियों की हो रही है जिन्होंने इस परिस्थिति में लाकर खड़ा करा।
ये इस तरह की कहानी। आप लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हो रही है, आप बच नहीं सकते हैं। ये जो गहरा मामला है, इसमें भी पूरी पुलिस की कार्यशैली का प्रश्न उठा हुआ है कि आप किस प्रकार से देखिए। आपने मोहम्मद दीपक मामला हुआ, उसमें आप पूरे भारत में उत्तराखंड चर्चा में चला हुआ है। आज अखबार बने तो है कि आपने उसमें केस कर दिया, आपने जिसने करा आपने केस कर दिए। मतलब पुलिस एक ही पुलिस है, पर अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से कार्रवाई अलग अलग कर रही है। मतलब जो आपके इच्छा हो रहा है उसके खिलाफ अपनी सुविधा अनुसार पुलिस अपने कार्रवाई करने में लगी हुई है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का शासन करने का प्रदेश में, तो प्रदेश उतना लाजमी है निश्चित रूप से, चाहे भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे ना करे। पिछले विगत 25 वर्षों में शासन किसी का भी रहा हो, कभी भी कानून व्यवस्था इतनी नहीं गिरी है गरिमा जी। पिछले 10 वर्षों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और आज जब मैं आपके सामने आपके चैनल में बात बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से सरकार ये महिलाओं की सुरक्षा की बात भले करते हो, लेकिन असली ग्राउंड में जो स्थिति है, प्रदेश के अंदर जो स्थिति है, वो सबसे भयावह है। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। समाज सेवी आशुतोष शर्मा जी हैं, क्या वाकई महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, या फिर फिलहाल कुछ वक्त की लापरवाही हम मान लें, प्रशासन की कमजोरी मान लें, या इस पूरे मामले को सियासी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है? लेकिन जब इतनी घटनाएं होंगी तो सवाल आखिर क्यों ना पूछे, चाहे जनता हो या विपक्ष हो? क्या सच्चाई है सर आशुतोष जी? देखिए, राजनीति तो जो ये लोग कहते हैं कोई भी कि धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि धर्म राजनीति का आधार ही है, क्योंकि कोई भी राजनीति धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। धर्म जो हमारे व्रत परिप्रेक्ष्य में जो लिया गया है, वो दया, करुणा, प्रेम और ये सारे हमारे जो मूल्य होते हैं, उनके आधार पर हमारा धर्म माना गया है। दूसरी चीज, जो समाज का ताना बाना है, उसमें अपराध का जो तत्व है उसे गौण करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को या जो पुलिस प्रशासन है उसे मजबूत तो रहना चाहिए। प्रोएक्टिव पुलिस को जो है ना प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि महिला सुरक्षा के मामले में कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद से और अभी तक की जो भी 3 घटनाएं, ये भी उत्तराखंड की बेटी है, इनके साथ भी एक घटना और विभिन्न घटनाएं हो रही है। लोगों की मानसिकता किस हिसाब से हो गई है कि एक बच्ची को गोली मार दी जाती है और दूसरी की गर्दन इस तरह से काटी जा रही है कि वो उनका मनोबल किस हिसाब का बढ़ गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इन चीजों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। प्रशासन का काम या जो पुलिस का कार्य होता है कि फोर्स का कार्य जो होता है कि दंड के माध्यम से जो है जो शासन संचालित ही वैसे होता है। तो अगर ऐसी कमियां आ रही हैं तो इनको देखना चाहिए, और कानून में जो आप वैसे भी जो इनकी जो बीएनएस है उसमें काफी कुछ चेंज हुआ है। तो अब ऐसा रखना चाहिए कि अगर इस तरह के अपराध बढ़ रहे, खास करके जो महिलाओं के प्रति जो अपराध की जो बढ़ रहा है, धीरे धीरे उस पर जो है अंकुश लगाने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, तभी जाकर के। ठीक है, सरकार से पूछते क्या सरकार तैयार है? ठीक है, तभी जाकर जो है वो तस्वीर अलग हो पाएगी। अरुण जी, क्या लग रहा है कि सरकार क्या उन बदलावों के लिए तैयार है, या फिर बड़ी आसानी से ये कहते ना कि हाँ हमारी पुलिस प्रशासन एक्टिव है, हम बदलाव ला रहे हैं, लचीलापन खत्म कर रहे हैं और ज़्यादा सख्ती हो रही है? क्योंकि राजधानी में जब घटनाएं होती हैं तो पूरे प्रदेश की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लग जाते हैं, और ये मामले भी राजधानी के ही हैं। हम बराबर देख रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, तो हर मामले में इंडिविजुअल चर्चा हो रही है कि भाई फलाने केस में ऐसी स्थिति थी, लेकिन बात किसी एक केस की नहीं है, बात बढ़ती घटनाओं की है, बढ़ते मामलों की है। अंकिता वाला मामला भी लगातार उठा, उसमें भी वीआईपी के नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं महिला अपराध से इसको जोड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर गरिमा, देखिए कोई भी अपराध, मैं कहूंगा कोई भी अपराधी समाज के बीच से ही आता है। जैसा समाज होगा उसी हिसाब से अपराधी के चरित्र का निर्माण भी होगा, और ये सारी घटनाएं बताती है कि कहीं ना कहीं समाज में लगातार गिरावट आ रही है। अब ये सारी हत्याओं का विश्लेषण तो पुलिस करेगी, लेकिन सरसरी तौर पर हमको जो दिख रहा है वो एक घृणा में या आक्रोश में ये हत्याएं हुई है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इन सारे अपराधियों का मानसिक रोग विशेषज्ञ से भी साक्षात्कार करवाना जरूरी होगा कि आखिर इन्होंने कौन सी मानसिकता में आके इस तरह के कदम उठा लिए। तो ये देखिए, ये एक तरह सारे एक सर्वांगीण
हम लोगों को जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉरेंसिक जांच भी होती है, सीसीटीवी कैमरों की जांच भी होती है, वो जो घटना स्थल है उसकी भी जांच होती है, लेकिन आखिर वो कौन से कारण है जिसकी वजह से हत्या जैसा जघन्य अपराध करने पर विवश हुआ कोई व्यक्ति, तो उसकी उसकी बहुत गंभीरता से और गहनता से जांच होनी चाहिए। ये कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं होती है तो परंपरा है, और मुझे लगता है कि वो कोई गलत नहीं है। गुस्सा होता है कि आखिर इनके राजकाज में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, क्यों बढ़ रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है, और विपक्ष को इसमें मौका मिलता है अपनी राजनीति करने का। और देखिए, बहुत अब पुलिस के आधुनिकीकरण पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन पे, और कहीं ना कहीं फिर वो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस इतनी मॉडर्न हो गई है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं पे रोक क्यों नहीं लगा पा रही है। क्योंकि देखिए, एक चीज और भी मैं मानता हूं कि पुलिस के पास भी कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं होता कि उसको घटना से पहले पता लग जाए कि यार ये होने वाला है, इसको रोकना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता अपराध ही नहीं होते, लेकिन अपराध होने के बाद अपराधी को सजा दिलाना पुलिस का अहम कार्य है, और इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार को बहुत ठोस तरीके से अब सोचना पड़ेगा कि आखिर जिलों में जो तैनात अधिकारी हैं उनकी सेवाएं कितनी लंबी रखी जाए जिससे उनको प्रभावी उनका इस्तेमाल कर सके। जी ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास पे। कमलेश रमन जी, कैसे चीजें बेहतर होंगी? सिर्फ क्या केस को एक एक करके खोलने से, एक एक केस की परतें खोलने से चीजें ठीक हो जाएंगी? हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, महिला अपराधों पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। उसके लिए क्या बड़े कदम सरकार या प्रशासन कह ले पहले वो उठाएगा? बिल्कुल गरिमा जी, देखिए बात पूरे प्रदेश की है तो पूरे प्रदेश की ही मैं बात करूंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम प्रदेश में इस तरह की प्रवृत्ति को जन्म नहीं होने देंगे। इसका उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उसमें सख्ताई बरतने की और ज्यादा कठोर सख्त कानून में मुझे लगता है कि उन लोगों को सजा देने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री जी ने बोला है इसमें कि किसी भी प्रकार की अब जवाबदेही होगी प्रत्येक थाने की, प्रत्येक जो हमारे चाहे एसएसपी कार्यालय हो वहां की सबकी जवाबदेही होगी। और जवाबदेही में मुझे लगता है कि उन लोगों को कार्य और बेहतर करने चाहिए जब उनको सारी सुविधाएं वाकई दी है। जैसे अभी अरुण जी ने भी बोला है, जब चीजें उनको मिल रही है, मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देखूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ समय से इतना सख्त हैं और बोल भी रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से जो पूरे प्रदेश के अंदर आप जहां पर भी तैनात है वहां पर अपनी ड्यूटी को बदस्तूर सही तरीके से करने का काम करें। अगर कोई शिकायत आपके पास आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निश्चित तौर पर निश्चित समय पर करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इसमें सुधार भी आएगा। और मैं ये कहूं कि अगर हमारी पुलिस कमजोर है तो पुलिस हमारी कमजोर नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त किसी भी वक्त जो अगर किसी अपराधी को पकड़ना होता है तो तुरंत पकड़ती भी है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि वो बिल्कुल लचीली है और वो छोड़ देती है या पकड़ नहीं पाती है। मजबूती है, मजबूती के साथ में जो लोग अपनी कोई शिकायत लेकर के जाते हैं अगर वो उस पर भी ढंग से कार्रवाई करें तो मुझे लगता है कि ऐसे अपराध भी रुकेंगे, जिस तरीके की माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। और हमारे जो अधिकारी हैं उनको बार बार अपने जो छोटे अधिकारियों के ऊपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और हर शिकायत पर देखना भी चाहिए। और ये सारे आदेश देने का काम भी किया है। और एसएसपी ने भी इसमें बोला है कि जो भी हमारे चौकी थाने होंगे गरिमा जी, उन सब पर मॉनिटरिंग करने का काम होगा, कितनी शिकायतें आई हैं, कितनों पे आपने कार्रवाई करी और कितनों को आपने पकड़ा है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सुधार भी आता है और होती भी है। पर मैं फिर एक बार कहूंगी कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों को जो है हम कैसे किस पैरामीटर से तोलें, हमें ये समझ में नहीं आता। मुझे लगता है ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा जितने हमारे पैनल पे बैठे होंगे। बस ये है कि वाकई ये खौफ की जरूरत है कि अगर हमारे अपराधियों के बीच में खौफ आने की आवश्यकता है, और खौफ ये हमारी पुलिस ला सकती है, क्योंकि पुलिस हमारी कमजोर नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और होगा ऐसा, जो मित्र पुलिस का हमारा जो एक तमका है, हम सही और जो सच्चे व्यक्ति हैं, जो सही काम करने वाले, अगर उनके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई होती है उनके लिए मित्र बने, लेकिन अपराधियों के लिए मित्र बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उनके खिलाफ वो कानूनी कड़ी से कड़ी सख्ताई से उसका पालन भी करेंगे। और जो ये घटनाएं घटी है वाकई दुखद है, मैं इस बात को मानती हूँ। मैं इनसे किसी प्रकार से किनारा भी नहीं कर रही हूँ गरिमा जी। और जवाबदेही हमारी है, क्योंकि हम सरकार में है तो जाहिर सी बात है विपक्ष भी उठाएगा,
विपक्ष के समय पर क्या हुआ मैं इस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ उनका कर्तव्य है वो उठाएंगे और ठीक बोलेंगे है। भी, पर हमारा कर्तव्य है ठीक कि है, हम चलिए। प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करें, बेहतर और इस करने का तरह प्रयास माहौल- कीजिए ताकि चीजें बेहतर हो सके। दीपक रावत जी का रुख कर। दीपक जी क्या कहेंगे सर, क्या वाकई चीजें, क्योंकि अंकिता मामला जो था वो अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ गया था और उसके बाद नए नए मामले आते जाना, आज भी वीआईपी के नाम को लेकर स्पष्ट चीजें ना हो पाना, या जो वीआईपी के नाम को सामने लेकर आता है उसके बाद एक नई अलग से फाइल खुल जाना, बहुत सारे पेज फंसते रहे। क्या लग रहा है, क्या अभी इन घटनाओं के बाद वाकई प्रशासन हरकत में आएगा और चीजों पर बढ़ते ग्राफ पर लगाम लगा पाने में कामयाब हो पाएगा? गरिमा जी, अंकिता भंडारी के केस की लीपापोती यदि वर्तमान सरकार नहीं करती, अब किसी भी वीआईपी को छुपाने का काम सरकार नहीं करती, तो उसको आज ये प्रदेश इस स्थिति में ये चीज नहीं झेल रहा होता, क्योंकि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन जिस प्रकार का लीपापोती अंकिता भंडारी केस में हुई, जिस प्रकार से भ्रष्ट अधिकारियों का प्रमोशन करा उनको जिम्मेदारी दी गई, उस वजह से ही ये परिणति बनी हुई है कि आज ये प्रदेश इस समस्या को झेल रहा है कि महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और इन पे अंकुश नहीं कर पा रही है सरकार, विफल हो चुकी है सरकार। और आज सबसे ज्यादा जो विडंबना है इस प्रदेश की कि जिन महिलाओं ने आंदोलन करके इस प्रदेश को बनाया, आज स्थिति होगी सबसे ज्यादा खतरा इस 25 वर्ष होने के बाद उन्हीं महिलाओं को इस प्रदेश में है और ये स्वीकार नहीं कर रही है। ठीक है, कमलेश रमन जी कुछ कहना चाह रही थी। कमलेश रमन जी, नहीं कमलेश रमन जी नहीं, इंदु मान जी को सुन ले। इंदु जी की बात सुनते हैं, फिर कमलेश जी आपके पास आएंगे। इंदु जी बताइए, बहुत कम बोल पाई वो। जी गरिमा जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सरकार का सख्त होना, सख्त दिखना और नीतिगत तरीके से नियम कानून को फॉलो करके काम करना एक बहुत ही अलग बात है। देखिए, आप कहते रहिए मगर करिए कुछ मत। सीधी सी बात है, दीपक जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अंकिता भंडारी के मामले में अगर हल्का पानी इनका नहीं होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और इनकी अपनी जो नेता, जो हरिद्वार की नेता अपनी लड़की को जो परोस रही है, अपनी छोटी सी बिटिया को, 13 साल की बिटिया को परोसा, तो क्या संदेश ये भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। और सुखवंत वाले कांड से पहले हल्द्वानी में, देखिए बहुत बड़ा शहर है हल्द्वानी, वहां के पार्षद शायद अजय विष्ट नाम है उनका, उन्होंने कोई उनके सामने आया, सीधे गोली मार दी उनको, और उनको बचाने का काम किया किसने? बंशीधर भगत जी ने, वहां के जो पूर्व विधायक है, उन्होंने काम किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ये संदेश क्या देना चाहती है। और उससे पहले एक और कांड हुआ था हल्द्वानी में कि टेम्पो से लड़की को खींचकर ले जाकर उसको मार दिया गया था, टेम्पो से अलग अलग घटनाएं हैं, उसका लगातार पीछा किया गया था। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, और आप देखिए एक घटना से बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। ऋषिकेश में प्रीति रावत को जिस तरह से मार दिया गया, उसका 8 साल का बेटा है, वो अकेली रहती थी, उस 8 साल के बच्चे का क्या भविष्य होगा, क्या कभी कोई इस गहराई से सोचता है? मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा बहुत गंभीरता से कि जिस हालात में हमारा प्रदेश चल रहा है, उस हालात से उनको बहुत गंभीरता से काम करना होगा। महिलाओं में तो, महिलाओं की तो आज ये स्थिति हो गई है कि अगर वो मना कर दें किसी को गलत काम के लिए, तो सीधे उनको जो है उनके साथ उल्टा कर्म करें और मार दिया जाए उनको। यही तो हुआ, तीनों घटनाओं में यही हुआ। ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब महिला सशक्तिकरण के लिए और सुरक्षा के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाए जाएंगे, देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि लगातार बढ़ रही घटनाएं अपने आप में सवालों को भी उठा रही हैं। उम्मीद यही है कि कम से कम इन घटनाओं के बाद प्रशासन हरकत में आएगा, जागेगा और ऐसे अपराधों पर लगाम लगाएगा, ऐसे अपराधियों के हौसलों को भी पस्त करेगा। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस का हल्ला बोल और सियासी मसला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार एक साथ 5 दिनों के भीतर 3 हत्याओं ने अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और राजधानी में कानून व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उम्मीद है आने वाले वक्त में प्रशासन हरकत में आकर इन सभी चीजों पर लगाम लगा पाने में कामयाब होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।